हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हम लोग क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री देख रहे हैं। क्लास 8 का आप लोग का चल रहा है आप लोगों का, और क्लास 8 का आज आपका 8 चैप्टर है। अब इसमें पता है आपको कि ये 8 नंबर चैप्टर मैंने आपका पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, अपलोड भी हो गया था, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। तो एक बच्चे का मैसेज आया कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट किया। अब मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ। इसके बाद 9 नंबर चैप्टर भी मैंने आपका अपलोड कर दिया है, और ये आपका अब 8 नंबर भी फिर से करना पड़ेगा, है ना। 12 तो चैप्टर हैं, तो 2 दिन का और बचा, आज का और कल का, तो आपका 9th का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या देखना है, तो चैप्टर का नाम देख लीजिए सबसे पहले कि देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। जो अंग्रेज थे उनका कहना था कि देसी जनता जो है असभ्य है, तो देसी जनता को कैसे शिक्षित बनाया जाए और उसको सभ्य कैसे बनाया जाए, तो इस चीज़ के बारे में इधर पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े हैं। तो देखा है आपने कि राजाओं को कठपुतली बना रखा है, किसानों को परेशान कर रखा है, आदिवासियों को उनके पारंपरिक तरीके से नहीं जीने दिया जा रहा है। ये चीज़ें रहीं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी हो। धीरे धीरे बढ़ रहे थे ना। सबसे पहले तो वो लोग व्यापार के लिए आए थे, व्यापार हो गया, चलो ठीक है। अब राजाओं को कठपुतली बनाओ, चलो ठीक है। फिर खुद प्रशासन की बागडोर संभालना, ये भी चलो ठीक है। अब अपनी शिक्षा, अपने तरीके, अपनी संस्कृति, ये सब चीज़ें अपने ऊपर थोपना और अपने बेसिक बनाना, है ना। तो अब इनका क्या था, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। उनका कहना था कि ये जो देसी समाज है, यानी इंडिया हिंदुस्तान के लोग हैं, बिल्कुल असभ्य है, इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। हम इनको सभ्य बनाएंगे, हम इनको अपनी शिक्षा देंगे और उनके रीति रिवाज और मूल मान्यताओं को बदलना है। यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बेकार हैं, उनको ऐसा लगता था, मतलब उनको पसंद नहीं आते थे, असभ्य कहते थे इन चीज़ों को। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो बहस, देखिए भाषाविद क्या होता है, बहस चली, यानी कई तरीके की लिखित दस्तावेज आए कि इस तरीके से शिक्षित कीजिए, इस तरीके से सभ्य बनाइए। आगे देखेंगे हम इसको। अब देखिए भाषाविद देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो। जानकार से मतलब जैसे आपको हिंदी संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है, अब आपको फारसी सीखनी है तो आप फारसी के लिए तो विद्यार्थी हो जाएंगे, और जो भाषा आप सीख चुके हैं उनके जानकार हो जाएंगे। तो भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कई सारी भाषाएं आती हों और वो कई सारी भाषाएं सीखता ही रहेगा अपनी लाइफ टाइम। तो ऐसा व्यक्ति आपका भाषाविद हो जाएगा कि कई भाषाएं आती हैं और कई भाषाओं का वो विद्यार्थी है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए थे। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए आगे प्राच्यवाद की परंपरा। तो प्राच्यवाद देखेंगे क्या होता है। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में तैनात किया गया। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहले कलकत्ता में। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे, यानी उनको कई भाषाएं आती थी और कई भाषा सीखने की इच्छा रखते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा सीख रखी थी। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे, और अपने एक दोस्त से उन्होंने अरबी भी सीख रखी थी, फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आए तो इन्होंने संस्कृत पर भी गहन अध्ययन किया। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का
अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। बताइए कितनी भाषाएं सीख रखी थी एक व्यक्ति ने। ऐसे व्यक्तियों को भाषाविद कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी एक लिमिट थी कि बस हो गया 2 भाषाएं सीख ली, 4 भाषाएं सीख ली। इसको तो जितनी भाषाएं आगे इसके सामने आ रही थी उतनी भाषा बस सीखना है, ये था। देखिए जोन्स ने पाया कि उस समय कोलकाता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते हैं। अब देखिए दिलचस्पियां की वाली बात तो ऐसी है कि जब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में आपको व्यापार करना है, उस क्षेत्र की प्रजा को आपको संभालना है, उन लोगों का दिल जीतना है, तो आपको उनकी क्षेत्रीय भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। नॉर्मल बात है। मान लीजिए आप नहीं सीखते हैं क्षेत्रीय भाषा, क्या होगा? ना तो आप उनकी भाषा समझ पाएंगे, ना आप वो आपकी भाषा समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो उन लोगों को भी नहीं आती थी। अब दोनों तरफ से मामला ख़राब है, और जब दोनों तरफ से मामला ख़राब है, आप सोचें कि आपको बिजनेस करना है, नहीं हो पाएगा, है ना। और मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति ट्रांसलेटर बन गया जो आपको हमेशा उल्लू ही बनाता रहेगा, फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको भाषा सीखना ही उचित है ना। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। किसने? जोन्स ने। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे, अच्छा रवैया। वे भारत और पश्चिमी दोनों ही प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत ज़रूरी था। यानी अगर आपको भारत को जानना है तो प्राचीन काल में जो ग्रंथ थे, क्योंकि धर्म वगैरह या रीति रिवाज तो कुछ ग्रंथ से ही जुड़े हुए थे, तो उन ग्रंथों और कानूनी ग्रंथ थे या पवित्र ग्रंथ थे, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। यानी इनकी सीधी सीधी बात थी, अगर आप भारतीय जनता को कुछ समझाना चाहते हैं, अगर आपने भारत के ग्रंथ जो हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कानूनी ग्रंथ, उनका अध्ययन कर रखा है, अब आप भारतीय जनता को कुछ समझाना चाहें तो आप आसानी समझा देंगे। और अगर फिर भी भारतीय जनता नहीं समझती है तो आप उनको उनके ही ग्रंथ के उदाहरण देने बैठ जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो फिर भारतीय जनता को क्या लगे, हाँ सही बात है ना। मतलब ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ हमारे ही ग्रंथ में तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तभी तो ये लोग हमें बता रहे हैं। और वैसे ही भारतीय लोगों को समापिन लोगों को पढ़ा लिखा अपने से ऊंचे का दर्जा देते थे। और अगर वो लोग आपको जो है अपने ग्रंथों के जरिए चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तो और आसानी से समझेंगे उन चीज़ों को। तो ये चीज़ इन लोगों ने अपनाई कि पहले क्या किया, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। अब देखिए आगे, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इनके दिमाग में ये चीज़ चली। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने में लग गए। उनकी व्याख्या करने, पहले तो उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, फिर उनका अनुवाद करना पड़ेगा। सीधी सीधी तो ये लोग पढ़ नहीं लेंगे क्योंकि उनको खुद नहीं आता जो उसमें संस्कृत लिखा हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित देना। चलिए आगे देखते हैं कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप पश्चिमी ज्ञान देंगे तो देखिए जैसे आप सोच विचार रखते हैं, भारत के लोग भी वैसा सोच विचार रखेंगे। ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में आई तो इन लोगों ने क्या सोचा, इनको भारतीय ज्ञान ही दो, इनका धार्मिक ज्ञान भी दो इनको, ताकि अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकें। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए, स्कूल बनाए जाए, कॉलेज बनाया जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हों।
जिसे वे आदर और महत्व देते हो। यानी देखिए, अगर आप इनको पश्चिमी शिक्षा देंगे तो उनके दिमाग में कोई बात चढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है, क्या लेना देना। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत उनको पता है किसी चीज़ के बारे में, है ना, और वही चीज़ आप उनको ज्ञान देंगे तो फिर क्या होगा, वो लोग उस चीज़ की ओर आकर्षित होंगे और ध्यान से उस चीज़ को पढ़ेंगे लिखेंगे। तो ये चीज़ अंग्रेजों ने जान ली। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। इनका मानना था कि अगर आप उनको पश्चिमी शिक्षा ना देकर इनको जो है इंडिया की ही जो है इनका जिससे परिचित हैं, जिस ज्ञान से, वही ज्ञान इनको दिया जाए तो उसका आदर सम्मान करेंगे और इस चीज़ से आप देसी जनता का आराम से दिल जीत सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। देखिए मदरसा क्या होता है और कुछ आपका इधर पर छूटा तो नहीं है। चलिए देखिए, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं, याद रखिएगा। यह किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज या संस्थाएं हो सकती हैं। तो सीखने की जो जगह होती है उसको हम मदरसा कहते हैं। अगर आप आज स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उसको भी आप आराम से मदरसा कह सकते हैं, अरबी भाषा हम बोलते हैं। प्राच्यवादी, देखिए इधर पे, प्राच्यवादी क्या होता है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते हैं। प्राच्यवादी, है ना, एशिया की जो भाषा है और उसकी जो संस्कृति, उसका गहन अध्ययन आप लोग करके रखते हैं अपने आप में, तो आप प्राच्यवादी कहलाएंगे। देखिए क्या हुआ कि इस तस्वीर में पता चलता है कि भारत के ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। प्राच्यवादी कौन है? जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा हैंगस्टिंग की भव्य प्रतिमा बनी हुई है, जो प्राच्यवादी के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित तो दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हैंगस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, कई भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। देखते हैं वर्नाकुलर क्या होता है। स्थानीय रीति रिवाज और कानून के बारे में जानना चाहते थे। कौन? हैंगस्टिंग। और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हैंगस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं कि वर्नाकुलर क्या होता है। देखिए मुंशी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको मुंशी कह देते हैं। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का उपयोग करते थे। एक बार फिर से देखिए इसको। यह शब्द जो है आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी आम भाषा है, इससे कोई अलग भाषा, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी स्थानीय भाषा है, इससे कोई अलग भाषा हो तो उसके लिए हम वर्नाकुलर इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जहाँ हम रहते हैं तो आपका स्थानीय भाषा हो गया। अब अंग्रेज तो दूसरी भाषा बोलते थे। अब देखिए आगे, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखिए कि बनारस के हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए और देश का शासन चलाने में मदद की जाए। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। चलिए देखें आगे, पूरब की जघन्य गलतियाँ। जो पूर्वी शिक्षा ये लोग देना चाहते थे। देखिए आगे, पूर्वी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा देना चाहते थे, पूर्वी नहीं। देखते हैं पूरब की जघन्य गलतियाँ क्या हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। ये क्या क्या कह रहे थे कि जो प्राच्यवादी शिक्षा आप देना चाहते हैं उसकी आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। मतलब छोटी छोटी
इनका जो क्या है, इनका जो समाज है, बहुत सारी त्रुटियां हैं और अवैज्ञानिक है। विज्ञान नहीं आता था इनको, साइंस बिल्कुल नहीं आता था। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सती था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब इनका कहना था इनको विज्ञान सिखाइए आप लोग। अपनी अपनी सोच समझ है, क्या लोगों ने अलग अलग विचार रखे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मील प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ थी ना, अगर आप उनको दिल मतलब जो उनका दिल चाहता है कि भाई हमें कौन सी शिक्षा चाहिए, या आप उनकी भावना के हिसाब से शिक्षा नहीं देंगे तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ज़बरदस्ती इंसान कितना ज्ञान अर्जित करेगा, ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा। अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो वो अलग बात होती है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट से सीखेगा हर चीज़, है ना। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये भी बात इनकी सही थी, है ना। कि इन लोगों ने क्या बोला, इनने क्या बोला, मील ने उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दें। मतलब किताबी कीड़ा ना बनाए, उनको व्यवहार का ज्ञान दें, ये चीज़ बोली इनने। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल की हैं। ये चीज़ें कह रहे थे कि आप उनको विज्ञान से कहाँ बताएं कि जो पश्चिम है तो पश्चिम में किस तरह से ये लोग किन किन सफलताओं में गए हैं। आगे देखिए, 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस, बेबिंगटन, मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। असभ्य तो भाई सब अंग्रेजों ने माना, कोई ऐसा अंग्रेज नहीं आया जिसने बोल दिया ओ भारत के लोग सभ्य है ना। जैसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, इनका कहना था बहुत सभ्य लोग हैं, इनको सभ्यता का पाठ पढ़ाइए। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। इनका ये कहना था कि जो यूरोप में बड़ा सा पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उसका जो एक खाना है ना, तो उनका कहना था जितना भारत में साहित्य है वो हमारे एक खाने के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने अपने तर्क हैं। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना है, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अंग्रेजी पढ़ाओ, पश्चिमी शिक्षा दो, इससे लोग बाग सभ्य बनेंगे इंडिया के। अब देखिए मैकाले के मिनट्स। मैकाले ने कुछ अपने विचार रखे हैं जिनको नाम दिया गया है मैकाले के मिनट्स। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। ये बोला इन्होंने। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थीं। व्यवसाय के लिए शिक्षा, तो देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर, और इनका तो क्या था, ये तो बिजनेस करने आए ही थे और बिजनेस कर रहे थे हद से ज़्यादा। तो इन लोगों ने अब क्या कहा कि व्यापार के लिए शिक्षा देना जरूरी है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र कहा गया, वुड्स डिस्पैच बोला गया इसको। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। फिर से इस चीज़ को नोटिस किया गया। आगे देखिए, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। आर्थिक क्षेत्र में तो देखो शिक्षा का लाभ होगा,
नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस है तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए बिजनेस के लिए। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाने और ख़रीदना शुरू कर देंगे। आगे देखिए, ये चीज़ आई। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान है। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। ये बोल दिया इन लोगों ने कि बहुत ईमानदार हो जाएंगे ये लोग। वैसे इंडिया के लोग ईमानदार तो पहले ही थे ना, लेकिन इन लोगों का कहना था कि अगर आप शिक्षा देंगे तो और ईमानदार हो जाएंगे, फिर आपको कंपनी को और ईमानदार अफसर मिल जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। यानी इनका जो साहित्य था वो अच्छा नहीं था, सीधी सीधी बात है। आगे देखिए, 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा भी इन्होंने इसके लिए कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 1857 का विद्रोह हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टरों में, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 3 जगह पर प्रेसिडेंसियों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। छोटे छोटे स्कूली शिक्षा जो थी उसका भी देखिए, ये आपका क्या बना हुआ है, ये शायद कहाँ का है, बम्बई विश्वविद्यालय है। कितना सुपर बना हुआ है बम्बई विश्वविद्यालय। आगे देखिए, नैतिक शिक्षा की मांग क्या थी? 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक, अब देखिए इधर पे, व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। समझे? अपने अपने बोले वो ईसाई शिक्षा दीजिए आप, तब इनका उत्थान होगा, है ना। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थान न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। कहाँ पे? श्रीरामपुर में। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था, श्रीरामपुर इंडिया में। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खुले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती थी। चलिए आगे देखते हैं। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी, जिसने श्रीरामपुर की स्थापना, मिशन की स्थापना की थी, इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ दी हुई है ना, इस चीज़ को देखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये श्रीरामपुर बना हुआ है और ये कलकत्ता के पास ही बना हुआ था, हुगली नदी के तट पर, याद रखिएगा। स्थानीय पाठशालाओं का क्या था उस समय पे? बड़े बड़े कॉलेज देख रहे हैं हम कि बम्बई में कॉलेज खुल गया, कलकत्ता में खुल गया, मद्रास में खुल गया, इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। लेकिन स्थानीय शिक्षा भी तो थी, इंडिया में भी तो शिक्षा दी जाती थी ना, तो उसका क्या था उस समय पे, उसकी क्या कंडीशन थी? तो देखिए, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल भी जाते थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ब्रिटिश जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो स्थानीय स्कूल थे उनका क्या किया? तोड़वा दिए, क्या किया, या कुछ अच्छा किया स्कूलों के साथ? चलिए देखिए, विलियम एड्स की रिपोर्ट के अनुसार 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने
बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। बंगाल और बिहार में गए क्योंकि बंगाल उस समय पर सबसे ज़्यादा फेमस था और बिहार जो है बंगाल का ही हिस्सा था, है ना। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की एडम ने। देखिए क्या क्या तैयार किया एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला हैं। कितनी? 1 लाख से ज़्यादा। और एक पाठशाला में 20 बच्चे होते थे, है ना। छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी। अब देखिए, जब 1 लाख पाठशाला हैं, आई बात समझ में आपको? 1 लाख पाठशाला है, 1 लाख पाठशाला, हर पाठशाला में 20 बच्चे हैं, तो पूरे आल टोटल बच्चे कितने हो गए? 20 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट है। अमाउंट मतलब बहुत बड़ी संख्या है, पैसा थोड़ी ना है, बताइए। बहुत बड़ी संख्या है 20 लाख। तो ये चीज़ एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताई। अब आगे देखिए, फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जाती थी, जो मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा है या फिर स्थानीय समुदाय बना लिया पैसा इकट्ठा करके। तो ऐसे इन सब चीज़ों के जरिए पाठशालाएं चलती थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरुद्वारा खोली जाती थी। गुरुद्वाराओं से मतलब है गुरु को आता है सब कुछ, और बैठा है खाली, भाई गुरु ने पाठशाला खोल ली, बच्चे आने लगेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। आगे देखिए, शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था, बहुत सरल स्वभाव की शिक्षा थी। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद भी थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, है ना। छपी हुई किताबें नहीं थी। देखिए इधर पे कोई निश्चित फीस नहीं थी, कोई छपी हुई किताब नहीं थी। एक्चुअली किताब होती ही नहीं थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। आप ये नहीं कह सकते हो ये रहा कॉलेज, इतना बड़ा स्कूल रहा, इस तरीके जैसे आज होता है, ठीक है। बेंच और कुर्सियाँ भी नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड नहीं था, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, रजिस्टर वगैरह नहीं थे हाजिरी के, प्रेजेंटी के। सालाना इम्तिहान नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चल जाती थी। बरगद आपको बाहर ये बहुत बड़ा सा ऐसा भारी सा घेर वाला पेड़ होता है, उसके नीचे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा और छाँव वाली छाँव रहती है, तो उसके नीचे पाठशालाएं खोल दी जाती थी। तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी देखिए, छोटी छोटी जगहों पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, कोई ऐसा निश्चित नहीं था कि ये स्कूल है। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय हो जाती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, कोई लिखित नहीं था। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तैयार करते थे। मतलब जो बच्चों को नहीं आ रहा है वही चीज़ को गुरु पढ़ा देंगे। और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, एक ही क्लास रहती थी। मतलब एक ही जगह, पीपल का वृक्ष है, उसके पीपल का वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो सब बैठेंगे, है ना। ये नहीं होता था कि आप 5 साल के हैं आप कक्षा 1 में बैठ जाइए, आप 10 साल के हैं आप कक्षा 5 में बैठ जाइए, ये कुछ नहीं होता था। इकट्ठा बिठाया जाएगा, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। मतलब जो चीज़ इकट्ठी पढ़ानी है तो साथ में पढ़ा दी जाएगी, और जो कुछ बच्चों को जो अलग आपको ज्ञान देना है तो उनको थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे के आप लोग करा देंगे। तो ये गुरु करते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। देखिए, आप लचीली प्रणाली नहीं रखेंगे तो आप जनता या बच्चों का दिल कैसे जीत पाएंगे, सीधी तो बात है ना। तो उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद कर दी जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में अपना काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल आने जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू कर दी जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। आगे देखिए, नई दिनचर्या, नए नियम। अब अंग्रेजों ने नई दिनचर्या बनाई, तो अब इसको देखेंगे। नई दिनचर्या, नए नियम बने। जब नए स्कूल खुले तो अब अंग्रेजों के हिसाब से नई दिनचर्या और नए नियम बनाए जाएंगे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल नहीं दिया। उन्हें ये नहीं था कि आप मतलब जो स्थानीय पाठशाला है, जो मतलब शुरुआती शिक्षा चल रही है उसको कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान था उच्च शिक्षा की तरफ। जैसे कि अभी भी आपने देखा तो उन्होंने अधिकतर कॉलेज खुलवाए, है ना। स्थानीय पाठशालाओं पर ध्यान नहीं दिया, क्या छोटे छोटे स्कूल खुलवा दिए गाँव में, ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े बड़े कॉलेज खुलवाए,
यानी बड़ी शिक्षा पर ध्यान था उनका। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं, यानी जो चीज़ें चल रही हैं छोटी छोटी पाठशाला, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दीजिए बस। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी, यानी अपने अंडर में लेना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जाए, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी स्कूल पर रख लिया, सरकारी नौकरी दे दी। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा कर दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें। अपने हाथ में ले ली जो निजी पाठशालाएं थी, जो स्थानीय पाठशालाएं थी, निजी नहीं, निजी भी कह सकते हैं आप। और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाए। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, यानी अब पुस्तकें मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी आपको। अभी क्या था, मौखिक था। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी, एग्जाम लिए जाएंगे 1 साल में। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क देंगे, बराबर शुल्क देंगे, नियमित रूप से देंगे, नियमित रूप से कक्षाओं में आएंगे, तय सीट पर बैठेंगे और अनुशासन के नियम का पालन करेंगे। ये लोग सब बनाना चाहते थे, तो इसलिए इन लोगों ने अब अपनी चलाई और कुछ नहीं। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे, जो उनके अनुसार चल रहा था उनको पैसे देते थे। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ गए। मतलब उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था सरकार की तरफ से। जिनको सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा था वो पाठशालाएं अच्छी चली। आगे देखिए, इन नए नियमों दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। सब पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। इन व्यवस्थाओं के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, यानी उसको स्कूल से भी निकाल दिया जा सकता था। अब आप बताइए, कटाई का समय है तो पहले तो क्या था, कटाई के समय पे स्कूल बंद कर दिए जाते थे, है ना। और उसको ज़रूरत है गरीब बच्चे को कि वो अपना खेत में काम करने जाए, उस समय पे आप पाठशाला चला रहे हैं और उसका पढ़ने का भी मन है। अब उसकी तो मजबूरी दोनों तरफ फंसेगी, और अगर वो नहीं आता है तो आप उसको अनुशासनहीनता मानते हैं। चलिए देखिए आगे, तो ये था इनका। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या थी? केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, मतलब इंडिया के लोग भी शिक्षा के बारे में सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का आधुनिकीकरण कर सकती है। जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारत का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में अपना अध्ययनों में पढ़ लेंगे, उसको हटाइए। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अब जैसे एक उदाहरण इधर पर दिया गया है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी का मानना क्या था और रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना क्या था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। देखते हैं किस तरीके से बनाया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। बात तो सही है कि अगर आप पश्चिमी शिक्षा लेंगे तो आप वैसा ही सोचेंगे जैसा और अंग्रेज सोच रहे हैं। तो ये चीज़ गांधी जी ने बोली कि अगर आप पश्चिमी शिक्षा ले रहे हैं, अगर आप औपनिवेश बन रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में उसी तरीके के विचार आएंगे जैसे एक अंग्रेज के मन में विचार रहते हैं। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे थे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया था। सीधी सी बात है ना, जैसा अंग्रेज मानते थे कि भारत की शिक्षा अच्छी नहीं है, भारत के लोग सभ्य नहीं है ना, तो उसी प्रकार से इन लोगों ने मानना शुरू किया। जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा ले ली थी उनके मन में क्या हीनता आई, ऊंच नीच की हीनता आ गई।
काले गोरे वाली हीनता आ गई। अब उनको ये चीज़ भी लगने लगी कि भारत की जो संस्कृति है वो ठीक नहीं है। मतलब उनके पूरा मस्तिष्क जो है ब्रेन वॉश हो गया, भारतीय लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया अपनी शिक्षा देकर। ये चीज़ इधर पे निकाल के आई। और ये चीज़ महात्मा गांधी ने बोली। क्या बोला महात्मा गांधी ने कि अगर आपको पश्चिमी शिक्षा मिलती है तो आप उसको श्रेष्ठतर मानेंगे, ना कि इंडिया की शिक्षा को। आप उसको कम आंक देंगे, है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है, इस शिक्षा में जहर भरा हुआ है, यह पापपूर्ण शिक्षा है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। ये चीज़ गांधी जी ने बोली। इसने लोगों पर प्रभाव डाला। उसके मुताबिक पश्चिम के अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इस संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। उनको पहनाव, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी शिक्षा, उनका माइंड, मतलब हर तरीके से जिस भारतीय ने पश्चिम की शिक्षा ली वो हर तरीके से पश्चिमी बन गया। और इंडिया से अब उसको क्या है कि हीनता का भाव पैदा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही थी। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, ऊंच नीच न रखे। बहुत सारी चीज़ें थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब भी गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना था कि आप जो है इनकी अंग्रेजों की शिक्षा छोड़ दें और उनको बोलें कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम जो करेंगे अपने आप से करेंगे, शिक्षा हम अपने इंडिया की लेंगे, आपके पश्चिम की नहीं। खाना पीना, रहन सहन, कपड़े का पहनाव, ये सब चीज़ें हम अपने इंडिया की करेंगे। गांधी जी का ये कहना था। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही थी। अपाहिज से क्या मतलब? अपाहिज से मतलब लंगड़ा लूला व्यक्ति नहीं होता है। अपाहिज से मतलब होता है आप किसी और पर डिपेंड हैं पूरी तरीके से। और जब आप लोग पश्चिमी शिक्षा ले रहे थे तो आप पूरी तरीके से अंग्रेजों पर डिपेंड थे। तो वो चीज़ बताया गांधी जी ने कि अगर आप ये शिक्षा लेते हैं अंग्रेजी वाली तो आप पूरी तरीके से अपाहिज हैं। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, मतलब जो इंडिया है उस चीज़ से बहुत दूर कर दिया है और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, वो अंग्रेजों की तरफ हो चुके थे। आगे देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। मौखिक ज्ञान नहीं है इनको, ओनली किताबी कीड़ा है। ये चीज़ बोली गांधी जी ने। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। मतलब किताबी कीड़ा तो आपको बना दिया जाए, किताब से पढ़ लीजिए आप, पुस्तक से, लेकिन आपको बिल्कुल तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, ना ही आपको जीवन का अनुभव होगा। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होनी चाहिए। दिमाग और आत्मा विकसित, यानी आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जीवन का अनुभव होना चाहिए, लोगों से किस तरीके का व्यवहार करना है, ये चीज़ आपके आनी चाहिए। हमेशा माइंड में एक दया भाव रहना चाहिए। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। कौन सा राज्य? राम राज्य। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टरों में दी हुई है ये चीज़ कि गांधी जी कैसा राज्य चाहते थे। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। आप पढ़े लिखे गंवार बन जाएंगे इस तरीके से। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क को समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। ये चीज़ गांधी जी ने बोली। अब साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। गांधी जी ने कुछ अपने शब्दों में लिखा, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है यानी किताबी कीड़ा बनना ही शिक्षा नहीं है, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए इसके लिए। आगे देखिए, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं कि टैगोर ने क्या सोचा। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या सोचा।
और टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो शांति निकेतन स्कूल का नाम है और टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल में जाना। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील बच्चे बन सकें, वहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। यानी बच्चों को खुली छूट थी। अपने तरीके से आप बच्चों को नहीं चलाएंगे, बच्चे अपने तरीके से चलेंगे, खुद के तरीके से। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी हुई लगती थी, इसलिए इसको इन्होंने नाम दिया शांति निकेतन, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क था। गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मशीनी और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अंग्रेजों से कोई भी सहायता लें। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी इनका मानना था कि जो चीज़ अच्छी है वो उठा लो, लेकिन बात भी अच्छी थी कि जो चीज़ अच्छी है वो उठाओ। आप पश्चिमी शिक्षा से जो अच्छा है वो उठाओ, इंडिया की शिक्षा से जो अच्छा है वो उठाओ। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संस्कृति और नृत्य, तो हो गया आपका इंडिया वाला, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हो गई आपकी पश्चिमी शिक्षा, दोनों पर जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बात में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तैयार करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इसे राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी इस तरीके से जारी बनी रही। तो सब करने के लिए शिक्षा, तो ये दिया हुआ है कि सब करने के लिए किस प्रकार से शिक्षा, तो आप लोग पढ़ लेना। मैं तो इसको नहीं पढ़ने वाली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।